नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र बुलेटिन में शुरुआत होगी रायगढ़ से, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र शेठ घरत की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक दशहरा उत्सव में लोगों का सैलाब देखने को मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कांग्रेस रायगढ़ जिला अध्यक्ष महेंद्र शेठ घरत की अध्यक्षता में शुक्रवार को खोपोली में खालापुर तालुका खोपोली शहर कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी मौजूदगी रही और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेंद्र शेठ घरत ने कहा कि मुझे भी कई राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने सभी को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के विचारों पर अडिग रहा। अब जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। इस अवसर पर हुई चर्चा में कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करके युवाओं को पार्टी से जोड़ना होगा। इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मिलिंद परगांवकर, रायगढ़ जिला युवा अध्यक्ष निखिल धावले, खोपोली शहर अध्यक्ष रिचर्ड जॉन, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के अहेरी में 200 वर्षों की परंपरा को सजोए हुए ऐतिहासिक अहेरी स्टेट का दशहरा उत्सव इस साल भी अत्यंत उत्साह, श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। माजी राज्य मंत्री अहेरी स्टेट के छठे श्रीमंत राजे अमरीश राव महाराज परंपरा अनुसार पालकी में विराजमान होकर गढ़ अहेरी पहुंचकर सीमोल्लंघन, शमी, वृक्ष पूजन और गढ़ी माता का पूजन किया। बता दें कि घटना स्थापना के दिन से ही राजमहल में शुभ चिंतकों, रिश्तेदारों और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इस दौरान राजे अम्बरीश्वर राव महाराज ने अपने भाषण में कहा कि भारत में ये एकमात्र ऐसा दशहरा है जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता इतनी पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इस पवित्र अवसर को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विधानसभा सदस्य डॉक्टर धर्मराव बाबा आतराम पर निशाना साधते हुए कहा कि अहेरी क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति और नागरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जनता ने जिन पर विश्वास कर मत दिया, अब वही 5 वर्षों से दुख झेल रही है। नगर सेवक अमोल गुडेलीवार ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। हजारों की भीड़ को देखते हुए अहेरी पुलिस विभाग की ओर से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर की रिपोर्ट। एक और राज्य में सूखा पड़ा है और किसान परेशान है, लेकिन इस सरकार के पास किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का समय तक नहीं है। दूसरी ओर सरकार जातियों के बीच विवाद पैदा करने में आनंद ले रही है। ऐसे ही शब्दों में न्याय हक यात्रा के अवसर पर नासिक के नांदगांव तालुका के बोलथान में आयोजित एक सभा में प्रहार संगठन के प्रमुख पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आलोचना की। सरकार ओबीसी बनाम मराठा, धनगर बनाम आदिवासी, पड़लकर बनाम जयंत पाटिल जैसे तर्क देकर किसानों की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। बच्चू कडू ने यह भी आलोचना की है कि उन्हें श्री राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच 28 अक्टूबर को नागपुर प्रहार संगठन किसानों की समस्याओं को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करेगा। बच्चू कडू ने किसानों से अपनी जाति पात भूलकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। शुरुआत में बच्चू कडू का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर और जयकारों के साथ स्वागत किया गया। जे खरे मुद्दे त्याच्याकडून लक्ष दुसरीकडे केंद्रित करण्याचा जगाच्या व्यासपीठावर जाती आणि धर्माचे झगडे प्रत्येक देशात लागले पाहिजे, खास करून भारतात। भारत हे मोठी बाजारपेठ आहे विश्वासाठी, त्याच्यानं ही श्रीमंत होऊ नये, हे नेहमी आमचं ग्राहक बनून राहिली पाहिजे, त्याची केलेली व्यवस्था आहे। काही कंपन्या हे मुद्दामून काम करतात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून। जाती आणि तुमच्या सोशल मीडिया तर तुम्हाला रोजच दाखवतात, परळकर्ते वर्सेस जयंतराव, नाहीतर तिकडे धनगर वर्सेस आदिवासी, ओबीसी वर्सेस मराठा। मीडियाने खूप आग लावली ना, तुम्ही त्याच्यात 80% कारणीभूत आहे। 28 तारखेला आम्ही शेतमजूर हक्क परिषद, महाहक्क परिषद आम्ही घेत आहोत आणि मला असं वाटतं पुऱ्या महाराष्ट्रातला सगळ्याच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कुठल्याही पार्टीचा जातीचा माणूस शेतकरी म्हणून तिथे आल्याशिवाय राहणार नाही। तसं त्यांना आवाहन करतोय का ही लढाई शेतकऱ्याची आहे, मजुराची आहे, मेंढपाळाची आहे, मच्छीमारांची आहे, दिव्यांग बांधवाची आहे। या लढाईमध्ये आम्ही पाहतो जर हे बदलायचं असेल, विचार बदलावा लागेल, तेव्हा सरकार आमचा पाहतोय, आमचा विचार वेगळा केल्याशिवाय राहणार नाही। आता ही विचाराची लढाई आहे, हे जातीभेद आणि धर्मभेदाची नाही तर अर्थभेदाची लढाई लढतोय आणि ते आम्ही जिंकल्याशिवाय राहणार नाही।
जेजुरकर भाऊ आजचा यात्रा कसा रिस्पॉन्स मिळत आहे? भरपूर प्रचंड लोक येत आहेत, स्वतःहून येत आहे. मला वाटलं 3 ते 4 लाख लोक 28 तारखेला येऊ शकते, एवढ्या ताकदीनं लोक येईल. आणि मला विश्वास आहे का शेतकरी म्हणून एकत्र आलं पाहिजे. जरी जातीपाती धर्मामध्ये वाद असेल या महाराष्ट्रामध्ये, पार्टीचे जरी झेंडे प्रत्येक गावात असेल, तरी आमचा 28 तारखेचा शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा झेंडा सगळ्या जातीतले शेतकरी हाती घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कायमची कर्जमुक्ती आणि हमीभावाची लढाई आम्ही जिंकतो. आमचा दिव्यांग बांधव असेल, मेंढपाळ असेल आणि मच्छीमार असेल, या सगळ्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही वापतीतून हटणार नाही. भाऊ गोखले संस्थेचा एक अहवाल समोर आला आहे का एका वर्षात वन्य प्राण्यांच्यामुळे 40,000 कोटीच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय, पण जे भरपाई आहे ते फक्त 2%च मिळत आहे. हे सगळ्याच वन्य प्राण्याचं मी आता मग सांगितलं, काही मृत्यू होतं शेतकऱ्यांचं किंवा पिकाचं नुकसान होतं, ते भेटते किती हो? एका शेतकऱ्याच्या आता जे नुकसान भरपाई म्हणतो आपण, भरपाई म्हणजे काय? मोबाईलच्या बदल्यात मोबाईल, खुर्चीच्या बदल्यात खुर्ची ना. शर्ट फाडले तर शर्टच भरून द्यावं लागल, पण देते काय? मदत. 25,000चं नुकसान आणि देणार 2,000, तर त्या काय चाटायचं त्या मदतीला? व्यवस्था तुम्ही करायची नाही, वन्य प्राण्याची व्यवस्था सरकार करत नाही. तुम्हाला माहित आहे राजस्थानचं एक पूर्ण गाव मुंबईत येऊन बसलेला फक्त वन्य प्राण्याच्या नुकसानामुळे. भीक मागते ते लोक शेतकरी तिथे. हेच महाराष्ट्राची कथा आहे. भाऊ जीवाचं भरपूर नुकसान झालं, पण 8,000 हेक्टरी मदत कितपत योग्य आहे? ते 8,000 न दिल्यापेक्षा ना 2,000 3,000 रुपये भेटेल, 2,500 रुपये एकराला मदत भेटेल. तुम्ही सांगा 2019 मध्ये तेवढीच मदत होती, 21-22 मध्ये वाढवली, 25 मध्ये तेवढीच आहे. मग महागाई कमी झाली का? मंत्र्याचे पगार कमी झाले का? तुम्ही लॉजिक सांगितलं पाहिजे ना. काय तर्क आहे काय हे मदत कमी करण्याची? ते सरकारनं सांगितलं पाहिजे का 2019च्या मदत तेवढीच आहे आणि 25ला तेवढीच आहे आणि 21ला वाढवली, तर तर्क काय? काय तुम्हाला स्वप्न पडलंय? पैसे नाही आहे म्हणता तर आम्हालाच सांगा, आम्ही पैसे देतो ना तुम्हाला. भाऊ मराठा नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार रात फुलंब्री तहसील के बाबरा में ग्राम देवता श्री बालाजी, लक्ष्मी और पद्मावती की पालकी यात्रा निकाली गई। श्री बालाजी मंदिर से रथ पर सवार होकर भक्ति और उत्साह के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई। परंपरा के अनुसार मंदिर से शोभा यात्रा 8 बजे शुरू होकर ध्वज पूजन पालकी यात्रा पुजारी सुभाष गुरुजी के मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई। रात 10 बजे गंगा माता की संजीवनी समाधि स्थल पर ले जाकर सप्तपदी का गायन किया गया। श्री बालाजी और गंगा माता के मिलन के बाद श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के साथ मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बाबरा पंचक्रोशी से हजारों श्रद्धालुओं ने इस पालकी यात्रा के दर्शन का लाभ उठाया। इस अवसर पर श्री बालाजी संस्थान के अध्यक्ष चंद्रभान पवार, उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, सचिव कचरू मैंद, ट्रस्टी मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।